नमस्कार दोस्तों। तो नॉलेज की आज की सीरीज में हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी पहले विश्व युद्ध के। पहले विश्व युद्ध को द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। इसे द ग्रेट वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये युद्ध हुआ उससे पहले इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ था। इससे विश्व के लगभग तमाम देश इफेक्टेड थे, करोड़ों की संख्या में लोग मरे थे और अरबों का नुकसान हो चुका था। और क्योंकि ये पहला विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ था। तब ये भी पता नहीं था कि दूसरा विश्व युद्ध होगा, इसलिए पहले विश्व युद्ध ऐसा नाम देने का कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए उस टाइम उसको द ग्रेट वॉर कहा गया। बाद में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो द ग्रेट वॉर का नाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रख दिया गया। पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 में समाप्त हुआ। इसमें लगभग 1,70,00,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग घायल हुए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर पहला विश्व युद्ध हुआ क्यों? इसके पीछे कई कारण थे दोस्तों। हम एक एक करके वो सब कारण को जानेंगे और पहले विश्व युद्ध की शुरुआत से अंत तक हर एक बात, हर एक घटना इस सीरीज में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले विश्व युद्ध को अंजाम देने वाली कुछ घटनाएं पहले विश्व युद्ध के कुछ समय पहले घटी। हमें पहले विश्व युद्ध को विस्तार से समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को खोजना होगा। तो बात की शुरुआत होती है ऑस्ट्रिया हंगेरी से। ऑस्ट्रिया और हंगेरी ये दोनों देशों का नाम मैं एक साथ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सन 1867 में ये दोनों देश एक दूसरे में विलय होकर एक राष्ट्र बन चुके थे और मूल ऑस्ट्रिया के फ्रांसिस जोसेफ इस महान राज्य के सम्राट थे और उनके वारिस फ्रांस कार्डिनाल इस राज्य के राजकुमार थे। तो बात है 28 जून 1914 की, रविवार का दिन था। ऑस्ट्रिया हंगेरी राज्य के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के वारिस और इस राज्य के राजकुमार फ्रांस कार्डिनाल की आयु उस समय 50 वर्ष थी। 28 जून 1914 के इस रविवार फ्रांस कार्डिनाल और उनकी पत्नी सोफी सारायेवो शहर जाने के लिए रवाना हुए। आज लगभग 100 साल बाद इस राज्य और उसके वारिस के नाम भले ही हमें अनजान लगे, लेकिन अगर इतिहास की दौर पकड़कर हम 100 साल पीछे चले जाए तो ये सब नाम हमारे सामने आना लाजमी है। तो आइए जानते हैं सारायेवो क्या है। सारायेवो दरअसल बोस्निया हर्जेगोविना नाम के लगभग 51,000 स्क्वायर किलोमीटर के विस्तार वाले देश का पाटनगर था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सन 1867 में ऑस्ट्रिया और हंगेरी दोनों अलग अलग राज्य एक होकर एक देश बने। तो ऑस्ट्रिया हंगेरी के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ ने 1908 में बोस्निया हर्जेगोविना नाम के इस लगभग 51,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले राज्य को जीत लिया। तो अब कायदे से बोस्निया हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया हंगेरी नाम के राज्य की सत्ता में आते थे और इस पूरी भूमि के राजा थे फ्रांसिस जोसेफ। और सारायेवो शहर जो बोस्निया हर्जेगोविना राज्य का पाटनगर था, अब वो ऑस्ट्रिया हंगेरी राज्य की जागीर है। तो इस पूरे एम्पायर के एकमात्र राजकुमार फ्रांस कार्डिनाल अपने ही राज्य के, बल्कि यूं कहिए कि अपने जीते हुए राज्य के एक शहर सारायेवो जाने के लिए निकले। दरअसल राजकुमार के सारायेवो जाने से पहले उनके राज्य के गुप्तचरों ने उन्हें वहां न जाने की चेतावनी दी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि गुप्तचरों ने उन्हें उनके ही राज्य की मुलाकात लेने से क्यों रोका? तो बात साफ है दोस्तों। ऑस्ट्रिया हंगेरी के राजा फ्रांसिस जोसेफ ने जब 1908 में बोस्निया हर्जेगोविना नाम के देश को जीत लिया, तो अब बोस्निया हर्जेगोविना नाम के राज्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व मिट चुका था। वो पूरा का पूरा देश अब किसी और देश का गुलाम था। इस बात से नाखुश वहाँ के कई लोग क्रांतिकारी बन चुके थे। सारायेवो में इस क्रांतिकारियों ने अपना एक संगठन भी बनाया था जिसका नाम था ब्लैक हैंड। ये क्रांतिकारी फ्रांसिस जोसेफ के सामने आमने सामने की लड़ाई तो नहीं लड़ सकते थे क्योंकि फ्रांसिस जोसेफ की सत्ता को ललकारने की उनमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये क्रांतिकारी किसी तक की तलाश में थे और राजकुमार का सारायेवो जाना
उनके लिए ये बहुत बड़ी तक थी। तो इस प्रकार फ्रांसिस जोसेफ के वारिस और पूरे राज्य के राजकुमार की जान को सरायवो में क्रांतिकारियों से खतरा था। जब राजकुमार को उनके गुप्तचरों द्वारा ये चेतावनी दी गई कि वहां मत जाइए, तो उन्होंने उनकी बात ये कहकर टाल दी कि मेरी जान तो हमेशा खतरे में रहती है, हमें ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए। दरअसल आगे भी 3 बार राजकुमार को मारने के विफल प्रयास हो चुके थे। तीनों बार उनका बचाव हुआ था। शायद इन घटनाओं ने उन्हें नसीब में मानने वालों में से एक बना लिया था। तो इस 50 साल के राजकुमार ने अगर अपने गुप्तचरों की बात मानकर सरायवो जाने का निर्णय न लिया होता, तो आज हम दुनिया जैसी देख रहे हैं शायद वैसी न होती। पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया के भौगोलिक, सामाजिक, राजकीय और आर्थिक हर पहलू को बदल दिया है। पहले विश्व युद्ध में और उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने आज की दुनिया को जन्म दिया। तो लगभग 100 साल पहले हुआ विश्व युद्ध पूरे विश्व को बदलने वाला एक गेम चेंजर बना। तो इस तरह राजकुमार अपने गुप्तचरों की बात न मानकर ऐसे तंग वातावरण में सरायवो शहर अपनी पत्नी को लेकर पहुंचे। दिन था 28 जून 1914, रविवार का दिन था। सरायवो में एक शाही ट्रेन रुकी जिसमें से ये दोनों दंपति बाहर निकले। सुबह के लगभग 9:45 बज चुके थे। वहां के प्रांतीय गवर्नर ने इन दोनों दंपति के स्वागत का बहुत बड़ा आयोजन किया था। रेलवे स्टेशन पे स्वागत की इस औपचारिकता को खत्म कर लगभग 6 मोटर कार इस शाही दंपति को लेकर सरायवो के टाउन हॉल की तरफ चल पड़ी। टाउन हॉल में शहर के कई और बड़े लोगों ने इन दोनों दंपति के लिए विविध कार्यक्रम रखे थे। तो टाउन हॉल जाने वाले इन 6 मोटर कारों में कई मोटर कारें खुली छत वाली थी। राजकुमार और उनकी पत्नी सोफी, वे दोनों ही खुली छत वाली मोटर कार में बैठे हुए थे। कारों का काफिला आगे बढ़ा। रोड के एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी और एक तरफ कैनाल थी। कैनाल के आगे एक मोड़ था और मोड़ के पार एक पुल को क्रॉस करके आगे बढ़ना था। रेलवे स्टेशन से लेकर ये पूरे रोड पर बहुत सारे लोग इन दोनों दंपति को देखने के लिए आए थे और बहुत ही ज्यादा भीड़ जमा हुई थी। इस भीड़ में कई क्रांतिकारी भी थे जो आज राजकुमार का काम तमाम करने के लिए वहां आए थे। आगे मोड़ आने की वजह से इन सारी मोटर कारों की गति धीमी हुई। इस तक का फायदा उठाते हुए उस भीड़ में शामिल एक क्रांतिकारी ने अपनी जेब से एक बॉम्ब निकाला और खुली छत वाली राजकुमार की मोटर कार पे फेंका। लेकिन इस बार भी देखिए दोस्तों क्या हुआ। बॉम्ब गाड़ी की बोनेट से टकराते हुए पीछे की ओर गिरा और बहुत बड़ा धमाका हुआ। बॉम्ब फूटते ही उस बॉम्ब फेंकने वाले शख्स ने अपनी जेब में से साइनाइड की गोली निकाली और खा ली और उसके बाद वो पुल से नीचे गिर गया। लेकिन जहर धीमा साबित हुआ और कैनाल में ज्यादा पानी भी नहीं था। इस वजह से वो शख्स बच गया और उसको उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। इधर राजकुमार फ्रांस कार्डिनाल ने अपने ड्राइवर को मोटर रोकने का इशारा किया। वो मोटर में से उतरे। उन्होंने उतरकर पीछे देखा तो उनके पीछे की गाड़ी के 2 अफसरों को ईजा हुई थी और उनके पीछे करीब 10-12 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे। राजकुमार ने अपने साथ खड़े अफसरों को कहा कि उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और कुछ समय के बाद राजकुमार अपने काफिले को लेकर टाउन हॉल की ओर आगे बढ़े। जब वो टाउन हॉल पहुंचे तो वो बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने वहां मौजूद नगर के कुछ अफसरों और अग्रणियों को कहा कि मैं यहाँ शुभेच्छा के लिए आया हूँ और मुझ पर यहाँ बॉम्ब फेंका जा रहा है। वहां पर होने वाले कार्यक्रमों में उनको कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने बीच में ही कार्यक्रम स्थगित कर दिए और बम धमाके में हुए घायल लोगों की खबर पूछने के लिए खुद को और उनकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने का आदेश दिया। दरअसल उनकी पत्नी सोफी बम धमाके से हुए हादसे की वजह से बहुत घबरा गई थी। वो अब अपने पति के साथ रहना चाहती थी, इसलिए फर्डिनांड के काफिले के साथ वो भी हॉस्पिटल जाकर इजाग्रस्तों को देखना चाहती थी। तो फर्डिनांड और उनकी पत्नी सारे कार्यक्रमों को स्थगित कर मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ बढ़े। उनके साथ अभी भी वही काफिला और वही मोटर कारें थी।
इस बार राजकुमार और उनकी पत्नी तीसरे नंबर की खुली छत वाली मोटर कार में बैठे थे। टाउन हॉल से मिलिट्री हॉस्पिटल जाने का रास्ता वही था जहां से वो पहले आए थे। इस रास्ते पर अभी भी भीड़ मौजूद थी। इस भीड़ में अभी भी 6 सशस्त्र क्रांतिकारी भी मौजूद थे। कार्डिनाल की मोटर कार आती देख और जहां पर उनकी मोटर कार की गति धीमी हुई, उस तक का पूरा फायदा उठाते हुए उनमें से एक क्रांतिकारी गेवरिलो प्रिंसिप, जो उम्र 19 साल का था, उसने मौका देखते ही अपनी पिस्तौल निकाली और राजकुमार की गाड़ी की ओर बढ़ा और एक के ऊपर एक फायरिंग शुरू कर दी। उनमें से एक गोली राजकुमार फ्रांस कार्डिनाल के गले पे लगी और वो पीछे की ओर गिर पड़े। उनकी पत्नी सोफी को पेट में गोली लगी, लेकिन कुछ समय तक उनको गोली का अनुभव नहीं हुआ। कुछ समय बाद उनको संवेदना होने लगी और वो पति के पांव में ही गिर पड़ी। इस बीच अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उसने फ्रांस कार्डिनाल के गले पर अपना रुमाल बांधा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब फ्रांस कार्डिनाल और उनकी पत्नी सोफी दोनों की ही मृत्यु हो चुकी थी। दोनों मृतदेहों को लश्करी सलामी देने के बाद साराएवो से वियना भेजा गया। राजकुमार फ्रांस कार्डिनाल की हत्या का यह किस्सा बहुत ही ट्रेजिक था और बेशक इसकी असर पूरे यूरोप में होने वाली थी, लेकिन इसका महत्व इतना भी नहीं था कि वो पूरी दुनिया में ऐतिहासिक पलटवार कर दे। लेकिन फिर भी पिछले 100 सालों में हुए विश्व के परिवर्तन का कारण ये किस्सा बना। एक और नई बात इसके लिए कारण बनी। 28 जून 1914 को राजकुमार को मारने वाला 19 साल का शख्स गेवरिलो प्रिंसिप मूल सर्बिया का नागरिक था। प्रिंसिप साराएवो के क्रांतिकारियों के साथ था और उनके साथ रहकर इसने ये कदम उठाया था, लेकिन वो जिस राष्ट्र का नागरिक था, सर्बिया, वो ऑस्ट्रिया हंगेरी के दक्षिण में आता था और ऑस्ट्रिया हंगेरी तथा सर्बिया दुश्मन थे। इस घटना के बाद सर्बिया को पाठ सिखाने का तय हुआ। आश्चर्य की बात तो ये थी कि ऑस्ट्रिया हंगेरी के राजा फ्रांसिस जोसेफ, जो 83 साल के थे, उन्होंने कई दिनों के बाद कोई प्रतिभाव नहीं दिया। ऊपर से ये इस घटना को नियति मानकर भुलाते चले गए, लेकिन उनके विदेश प्रधान और उनके सेनापति ने सर्बिया को नजर में रखा था। वे दोनों सर्बिया पे आक्रमण कर उसे जीत कर ऑस्ट्रिया हंगेरी राज्य में मिला देने का ये मौका नहीं चूकना चाहते थे। वृद्ध सम्राट को इन दोनों ने सर्बिया पर आक्रमण कर राजकुमार की हत्या का बदला लेने के लिए उकसाया। 23 जुलाई 1914 राजकुमार की हत्या के ठीक 25 दिन बाद ऑस्ट्रिया हंगेरी ने सर्बिया को 10 प्रस्ताव का अल्टीमेटम भेजा। उसमें से सर्बिया ने उनकी 8 बातों का स्वीकार किया और 2 बातों का अस्वीकार करने के लिए उन्होंने क्षमा मांगी, क्योंकि उन 2 बातों से उनके राजधर्म का भंग होता था। दरअसल ऑस्ट्रिया हंगेरी को यहीं पर बात खत्म कर देनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा 3 दिन के बाद उन्होंने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। 28 जुलाई 1914 के दिन ऑस्ट्रिया हंगेरी ने सर्बिया की उत्तर पश्चिम सीमा पर लॉन्ग रेंज टैंकों से गोले बरसाने शुरू हो गए और ये था प्रथम विश्व युद्ध का आगाज। उस समय शायद किसी को ये पता नहीं था कि ये टैंक से निकलते गोले विश्व के लगभग 28 देशों को अपने अंदर ले डूबेंगे। विश्व में पहले कभी ना हुआ हो ऐसा विश्व विग्रह शुरू होने वाला था। विश्व के लगभग 1.25 करोड़ लोग बलि चढ़ने वाले थे और 186 अरब डॉलर का नुकसान होने वाला था। इस घटना के लगभग 100 साल पहले का समय यूरोप के लिए शांतिपूर्ण गुजरा था। इन 100 सालों में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था और ऑस्ट्रिया हंगेरी और सर्बिया के इस स्थायी युद्ध का असर पूरे यूरोप में या फिर पूरे विश्व में होगा, ऐसा तो कोई मजबूत कारण नहीं था। फिर भी हवा, कोयला और आग जैसे 3 मिश्रण दावानल को फैलाने के लिए तैयार थे और राजकुमार फ्रांस कार्डिनाल की हत्या चिंगारी को जन्म दे चुकी थी। तो आइए देखते हैं वो 3 महत्वपूर्ण कारण। पहला कारण, प्रिंस बिस्मार्क ने 39 छोटे छोटे जर्मन भाषी राज्यों को मिलाकर 1871 में जर्मनी नाम के एक बड़े ऑल इन वन राज्य का गठन किया। एकीकरण के नाम पर जर्मनी नाम का ये राज्य बहुत ही शक्तिशाली था। 39 छोटे राज्यों में से एक पर्सिया नाम के राज्य का विल्हेम केजर इस जर्मनी राष्ट्र का सम्राट बना था।
इसके कारण पूरे यूरोप में भय का वातावरण फैल चुका था। इटाली का सर्जन भी सन 1861 में भाषावाद के नाम पर हुआ, इसलिए इटाली नाम की भी एक बड़ी सत्ता का सर्जन में यूरोप में हुआ था और राजनैतिक समीकरण बदल चुके थे। इन बदलते हुए समीकरणों ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का चेप फैलाया था, जो भाषा और जातिवाद पर आधारित था। उदाहरण के तौर पर अगर देखें, जैसे सर्बिया की प्रजा स्वाल जाति की थी और ऑस्ट्रिया हंगेरी में भी बहुत सारे स्वाल लोग बसे हुए थे जो स्वतंत्रता के आंदोलन चला रहे थे। सबसे बलवान स्वाल देश रसिया इन आंदोलनकारियों को समर्थन था। रसिया यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगेरी के सामने एक बड़े स्वाल राष्ट्र को खड़ा करना चाहता था, जिसके कारण वो सर्बिया को खुला समर्थन दे रहा था। इस तरफ हिटलर सहित सभी ऑस्ट्रियन वासी जर्मन भाषी और जर्मेनिक जाति के थे, इसलिए जर्मनी का झुकाव ऑस्ट्रिया हंगेरी के तरफ था। सर्बिया उनके मन शत्रु देश था। ऑल इन ऑल अगर देखें तो पूरा यूरोप दो छावनियों में बटा हुआ था। कारण नंबर 2, ऑस्ट्रिया हंगेरी और सर्बिया का निजी विग्रह पूरे विश्व को युद्ध में खींच लाया। उसका दूसरा कारण था नए खोजे हुए टेक्निकल वेपन्स, मशीन गन्स, टैंक्स इत्यादि, और उन खोजों से खोजकर्ता देशों को मिला आत्मबल। नई टेक्नोलॉजी से सशस्त्र बने हुए देश किसी भी शत्रु देश को चुटकी में ही परास्त करने की ही बात सोचते थे। एक और शस्त्र था फाइटर प्लेन, जो 1903 में खोजे हुए राइट्स ब्रदर्स के अहिंसक प्लेन की हिंसक कॉपी था। जर्मनी के एंथनी फोरक नाम के इंजीनियर इस फाइटर प्लेन के शोधक थे। जर्मनी के बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी अपने देश के लिए ऐसे फाइटर प्लेन बना चुके थे। इन तीनों देशों को अपनी खोजी हुई नई टेक्नोलॉजी पे बहुत गर्व था। लड़ाई के लिए यूरोपीय देशों को और ज़्यादा बल देने वाली नई तकनीकी खोज थी सबमरीन। परंपरागत तौर पर समुद्र पे ब्रिटेन की सत्ता थी। ब्रिटेन के अश्वमेघ जहाज को चैलेंज करना किसी देश के बस की बात नहीं थी, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में हुई नई खोजों ने अब समय को बदल दिया था। इधर जर्मनी भी समुद्री ताकत में ब्रिटेन के बराबर बन चुका था। दोनों देशों में मानो होड़ सी मची हो। महासागरों पर ब्रिटेन की मोनोपोली जर्मनी हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। लड़ाई को और ज्यादा तुल देने वाला और एक हथियार था मशीन गन। इसके पहले हुई लड़ाइयों में बोल्ट एक्शन राइफल का इस्तेमाल किया जाता था। तब एक एक ट्रिगर दबाने से एक एक बुलेट ही छूट सकती थी, लेकिन 1883 में हिराम मैक्सिम नाम के अमेरिकन ने पहली मशीन गन बनाई। तब से लेके 1914 तक उसमें काफी सुधार हुए और मशीन गन की एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी उभर कर आई। ब्रिटेन और जर्मनी सहित उस समय 1 मिनट के 600 बुलेट दागने वाली 900 मीटर की रेंज वाली कई मशीन गनें थी। इस रैपिड फायर शस्त्र ने उनकी हिम्मत बढ़ा दी थी और अगर युद्ध की नौबत आई तो घड़ी भर भी सोचे बिना युद्ध में कूद पड़ने का उनमें साहस बढ़ा था। कारण नंबर 3, ऑस्ट्रिया हंगेरी और सर्बिया के स्थायी युद्ध को विश्व युद्ध का स्वरूप देने वाले राष्ट्रवाद और नई टेक्नोलॉजी के शस्त्र, ये 2 कारण तो थे ही। उनमें और एक तीसरा कारण था यूरोप के देशों की आपसी समझौती। जी हाँ, यूरोप के प्रत्येक देश ने एक दूसरे के साथ आपसी लश्करी समझौती की थी। मतलब अगर युद्ध की नौबत आए तो मित्र देश को उसके साथी मित्र देश को सहयोग करना था और उसके बचाव के लिए खुद युद्ध में जुट जाना था। ऊपर से इनमें से कई करार द्विपक्षीय थे। इन करार या समझौतों ने यूरोप के सब देशों को युद्ध करने का और ज्यादा साहस दिया। जैसे मान लो कि कोई बड़े देश के सामने मतभेद होने से छोटा देश उससे युद्ध नहीं करेगा, लेकिन कई और बड़े मित्र देशों के साथ हुए करार के कारण उस छोटे देश को अपनी हिम्मत से ज्यादा जोखिम खेलने का आत्मबल मिलेगा। इन शॉर्ट, संघर्ष की आग स्थानिक न रहते हुए पूरे विश्व में फैलने वाली थी और प्रत्येक देश अपने किए हुए करार के कारण युद्ध में कूदने वाला था। इसमें सबसे पहले पहल करने वाला देश रशिया था, जिसने रशियनों जैसी ही स्वाल प्रजा वाले देश सर्बिया को लश्करी सहायता करने का लिखित वचन दिया था।
हुआ कुछ ऐसा कि रसिया की आंतरिक स्थिति उस अरसे में बहुत ही खराब थी। साम्यवादी क्रांतिकारी जार निकोलस के सामने आंदोलन कर रहे थे। ये क्रांतिकारी देश में राजाशाही और सामंतशाही खत्म कर साम्यवाद लाना चाहते थे। खेत मजूर, कामदार, बेरोजगार सब इनमें शामिल थे। हिंसा बेकाबू होती जा रही थी। रशिया के जार निकोलस ने इन क्रांतिकारियों के नेता व्लादिमीर लेनिन को देश से निकाल दिया होने के बावजूद सत्ता उनके हाथों से सरकती हुई नजर आ रही थी। इसलिए निकोलस को लगा कि ऑस्ट्रिया हंगेरी के सामने के युद्ध में सर्बिया को मदद करने के लिए अगर रशियन सैनिक भेजे जाए तो रशियन देशवासियों का मन इन रोज रोज होने वाले युद्ध में लगा रहेगा और रसिया के आंगन में होने वाले इस आंदोलनों का अंत आ जाएगा। इसलिए उसने 30 जुलाई 1914 को सर्बिया की मदद के लिए रशियन लश्कर भेज दिया। रसिया के इस कदम ने जर्मनी के सम्राट केजर विल्हेम को परेशानी में डाल दिया, क्योंकि युद्ध की स्थिति में करार के अनुसार जर्मनी को ऑस्ट्रिया हंगेरी का साथ देना था और उसके लिए उसको रशिया जैसे देश के साथ लड़ना होगा, ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी। दूसरे ही दिन जर्मनी ने रसिया को 24 घंटे में अपनी फौजी कार्यवाही समेट लेने का अल्टीमेटम भेजा और फ्रांस को 18 घंटे में अपनी तटस्थता जाहिर करने का फरमान भेज दिया। रसिया ने जर्मनी की इस मांग को ठुकरा दिया, इसलिए जर्मनी ने रसिया के साथ युद्ध डिक्लेयर कर दिया। फ्रांस ने जर्मनी की कोई परवाह न करते हुए कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए रशिया के बाद फ्रांस की बारी थी। फिर भी ये युद्ध अभी विश्व युद्ध में परिवर्तित हो ऐसे तो कोई लक्षण अभी तक दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि विश्व की बड़ी ताकतें अभी अखाड़े से दूर थी। इनमें ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे देश शामिल थे। वैसे यूरोप में चाहे कुछ भी हो, उससे अटलांटिक ओशन के उस पार बसे अमेरिका को कोई लेना देना नहीं था। यूरोप के साथ अमेरिका को कोई संबंध था तो सिर्फ इतना ही कि अमेरिका में बसे लोगों के दादा परदादा सदियों पहले यूरोप से अमेरिका आके बसे थे। बाकी खुद की ही राजकीय, सामाजिक और आर्थिक नीतियों से मतलब रखने वाला अमेरिका विश्व के राजकारण से अछूता था। इस तरफ 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया की सर्वोच्च महासत्ता ब्रिटेन था। ऑस्ट्रिया हंगेरी के राजकुमार की हत्या हुई, उसका और उससे ब्रिटेन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हर्बर्ट ठंडा कलेजा लिए बैठे हुए थे। और अगर ब्रिटेन लड़े भी तो किसके साथ लड़े? जर्मनी उसका दुश्मन नहीं था। दोनों के बीच मैत्री करार थे। जर्मनी के सम्राट केजर और ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम मामा बुआ के पुत्र थे, मतलब कि कजिन ब्रदर्स थे। अगर लड़ाई के सारे मोर्चे भी खुल जाए फिर भी ब्रिटेन ने अपनी तटस्थ नीति को पकड़े रहने की ठान ली थी। इसलिए जब जर्मनी ने फ्रांस को अपनी तटस्थता जाहिर करने का अल्टीमेटम भेजा, उसके दूसरे दिन तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री छुट्टी पर जाने वाले थे। लेकिन अचानक ब्रिटेन में बसे फ्रांस के राजदूत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ अर्जेंट मीटिंग का न्योता भेजा। इसलिए प्रधानमंत्री को लंदन में ही रहना पड़ा। दूसरे दिन दोनों मिले। फ्रांस के राजदूत ने ब्रिटेन के वडाप्रधान से प्रस्ताव रखा कि हमारी सरकार यह चाहती है कि अगर जर्मनी फ्रांस पे कभी हमला करे तो आप हमारा सहयोग करें और ब्रिटिश फौज फ्रांस के सहयोग के लिए भेजिए। इस विषय पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। हर्बर्ट ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे खेद है, लेकिन मैं अपना सैन्य फ्रांस में नहीं भेज सकता हूँ। यूरोप खंड में अगर युद्ध हो तो मैं उसमें ब्रिटेन को धकेलना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं आपको अभी हाँ कह दूँ तो आज शाम तक मेरी सरकार गिर पड़ेगी। और वैसे भी आप फ्रांस को अभी तक जर्मनी के साथ कहाँ मतभेद हुए हैं। ब्रिटेन के वडाप्रधान ने सही ही कहा था। जर्मनी और फ्रांस के बीच अभी तक ऐसा कोई मतभेद नहीं हुआ, लेकिन परिस्थिति उसके दूसरे दिन पलटने वाली थी। 2 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस को सूचना दे दी कि आप डिक्लेयर करो कि आप किसके साथ हो। तब फ्रांस ने यह जवाब दिया कि अगर युद्ध हो उस परिस्थिति में फ्रांस खुद का निर्णय खुद करेगा। जर्मनी को फ्रांस का ये जवाब अस्पष्ट लगा। जर्मनी को लगा कि फ्रांस शायद युद्ध लड़ने के लिए योग्य समय की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन इस तरफ
फ्रांस के मन में ऐसा कोई इरादा नहीं था। जर्मनी के सम्राट केजर ने सोचा कि अगर फ्रांस भी हमारे साथ युद्ध करे, उस परिस्थिति में पूर्व में रशिया के साथ और इधर पश्चिम में फ्रांस के साथ दो मोर्चों पर युद्ध करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। इसलिए सिर्फ शंका के आधार पर सम्राट केजर ने पहले फ्रांस का काम तमाम करने की सोच ली, जो बिल्कुल ही जरूरी नहीं था। इधर फ्रांस ने जर्मनी और फ्रांस की बॉर्डर पर 10 लाख सैनिक तैनात किए थे। जर्मनी को ये पता था कि अगर आमने सामने की बॉर्डर पर वो लड़ाई करेगा, दोनों तरफ से नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए जर्मनी कोई बीच का रास्ता अपनाकर युद्ध करना चाहता था। इधर नक्शे में देखिए, जर्मनी और फ्रांस की बॉर्डर के उत्तर छोर पर बेल्जियम नाम का छोटा सा देश है। जर्मनी के सम्राट केजर ने सोचा कि अगर वो अपनी सेना बेल्जियम के थ्रू फ्रांस में भेजे तो यहाँ पर फ्रांस बॉर्डर पे अपनी सेना तैनात की है ऐसे भ्रम में रहेगा, और इधर जर्मन सेना बेल्जियम के थ्रू उनके घर में घुसकर उन पर हमला कर देंगी। इसलिए दूसरे ही दिन जर्मनी के सम्राट केजर ने बेल्जियम के राजा अल्बर्ट को संदेश भेजा कि आप अपने देश की लैंड हमें फ्रांस में घुसने के लिए यूज करने दीजिए। हमारे 4 लाख सैनिक आपके देश के थ्रू फ्रांस में घुसेंगे और आपके देश में पुल, खेत, रास्ते, बगीचे, उसका कोई भी नुकसान होगा वो हमारा देश भरेगा। लेकिन अल्बर्ट ने मंजूरी नहीं दी। बेल्जियम के राजा अल्बर्ट ने यह सोचा कि जर्मनी के पास 45 लाख का सैन्य है और उसमें से जर्मनी चाहता है कि 4 लाख सैनिक बेल्जियम के थ्रू फ्रांस में घुसेंगे। लेकिन इधर बेल्जियम में मतलब उनके खुद के पास सिर्फ 1,17,000 का सैन्य था। इस परिस्थिति में अगर जर्मनी चाहे तो बेल्जियम को भी हथिया सकता था। इस डर के कारण उन्होंने मंजूरी देने से मना कर दिया और तुरंत ही 3 अगस्त 1914 के दिन ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम से सहायता मांगी। बेल्जियम के राजा ने ब्रिटेन के पास सहायता इसलिए मांगी क्योंकि सन 1839 में ब्रिटेन की और बेल्जियम की सैन्य समझौती हुई थी कि कभी अगर ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो कि बेल्जियम को किसी देश से खतरा हो तो ब्रिटेन उसकी सहायता करेगा। लेकिन अगर लगभग 150 साल पुरानी इस समझौती को ब्रिटेन ने आउटडेटेड बताकर उसकी सहायता नहीं की होती तो राई का पहाड़ ना होता और पहाड़ का शायद पहला विश्व युद्ध ना होता। क्योंकि अगर बेल्जियम के आर पार होकर जर्मनी फ्रांस में घुस भी गया होता तो उसके 45 लाख सैन्य को भी फ्रांस पहुंच सके उतनी उसमें क्षमता थी। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हर्बर्ट ने उल्टा सोचा। उन्होंने ये सोचा कि विजय पर विजय होता हुआ जर्मन सैन्य अगर फ्रांस को भी जीतकर इंग्लिश समुद्र को पार कर ब्रिटेन तक पहुंच जाए तो उनका देश भी खतरे में था और निष्क्रिय होने के कारण शायद उनको अपनी सरकार से भी हाथ धोना पड़े। लेकिन उसकी ये धारणा अतिशयोक्ति थी। खैर, 4 अगस्त 1914 बेल्जियम के विरोध के बावजूद जर्मन सैन्य बेल्जियम में घुसा। उसी दिन संधि के कारण ब्रिटेन ने भी जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। इस घोषणा के साइड इफेक्ट्स बहुत ही भयानक पुरवार होने वाले थे, क्योंकि ब्रिटेन की इस घोषणा के बाद जहां जहां पर ब्रिटिश राज्य था वो देश जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, कनाडा, ये सारे देशों की सेनाएं भी ब्रिटिश सरकार के लिए युद्ध लड़ने वाली थी, जिनमें सबसे बड़ा सैन्य था भारत देश का। ब्रिटिश राज के लिए युद्ध लड़ने के लिए भारत की महाकाय सेना में से कुछ टुकड़ियां यानी कि कुल 8,50,000 सैनिक जहाज में युद्ध लड़ने के लिए ब्रिटेन भेजे गए। इधर ईरान, इराक, तुर्की, इजिप्ट, इन सब देशों में उस समय बड़ी गाड़ियां या जीप, मोटर गाड़ी वो सब नहीं था, इसलिए ऊंची जाति के कुछ अश्व और भारत में से कई ऊंट ले जाए गए। इस युद्ध में लगभग 80,000 भारतीय सैनिक मरने वाले थे, 60,000 से भी ज्यादा सैनिक घायल होने वाले थे। 3,000 घोड़े, 65,000 खच्चर, 11,000 ऊंट और 5,000 बैल की भी बलि चढ़ने वाली थी। लेकिन दुख और अफसोस इस बात का था कि ये सब बलिदान भारत के लिए नहीं, लेकिन भारत को गुलाम बना देने वाले ब्रिटिश राज्य के लिए था।
इधर यूरोप में 4 अगस्त के दिन जब ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा की तो एक के बाद एक सारे देश युद्ध में कूद पड़े। अगस्त 6 के दिन ऑस्ट्रिया हंगेरी ने रसिया के सामने, अगस्त 8 के दिन सर्बिया के मित्र देश मोंटेग्रो ने ऑस्ट्रिया हंगेरी के सामने, 9 अगस्त के दिन फ्रांस ने भी ऑस्ट्रिया हंगेरी के सामने, 12 अगस्त के दिन ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया हंगेरी के सामने और मोंटेग्रो ने जर्मनी के सामने, 23 अगस्त के दिन जापान ने भी जर्मनी के सामने, उसके 2 दिन बाद 25 अगस्त के दिन ऑस्ट्रिया हंगेरी ने जापान के सामने युद्ध की घोषणा कर दी। ऐसे देखें तो 1 महीने से भी कम समय में कुल 9 देशों ने एक दूसरे के सामने युद्ध का बिगुल बजा दिया। और अगर ब्रिटिश राज्य के भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देश गिने जाए तो कुल 28 देश युद्ध में कूद पड़े। इनमें से गौर करने वाला देश था अमेरिका। अमेरिका को यूरोपियन देश से या उनमें होने वाले युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था। फिर भी कुछ विचित्र कारण बने जिनके लिए अमेरिका की भी युद्ध में शामिलियत हो गई। तो हुआ यूं कि ब्रिटेन की युद्ध की घोषणा करने के बाद जर्मनी के सम्राट केजर ये चाहते थे कि महासागरों पे ब्रिटेन की मोनोपोली खत्म हो जाए। इसलिए सम्राट केजर ने अपने देश की सबमरीन को अटलांटिक ओशन में काम पे लगा दिया। जर्मनी की सबमरीन्स ब्रिटेन के मालवाहक जहाज, खाने पीने और साधन सामग्री को लाने ले जाने वाले जहाज तथा युद्ध जहाजों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जर्मन सबमरीन्स ने ब्रिटेन के पैसेंजर जहाजों को भी नहीं छोड़ा। इस घटना के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रमुख वुडो विल्सन से सहायता मांगी, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडो विल्सन ने मना कर दिया क्योंकि वो अमेरिका को यूरोप में होने वाले इस युद्ध में शामिल करना नहीं चाहते थे और वो इनके देश के हित में भी नहीं था। लेकिन अमेरिका को ठेस पहुंचा देने वाली घटना 7 मई 1915 के दिन घटी। जर्मन सबमरीन ने ब्रिटेन के एक बड़े पैसेंजर जहाज को नष्ट कर दिया, जिनमें मौजूद 1198 लोग मारे गए, जिनमें से 128 अमेरिकी नागरिक थे। अमेरिका को युद्ध में कूद पड़ने का ये योग्य कारण था, लेकिन जर्मन सम्राट केजर ने अमेरिका से माफी मांगी और अंधाधुंध छापेमारी कर जहाज को आगे टारगेट नहीं बनाया जाएगा ये प्रॉमिस किया। तो इसलिए अमेरिका ने यहाँ पर कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं दी और बात का अंत आ गया। यहाँ पर जर्मनी ने अमेरिका को दिए प्रॉमिस जो अंधाधुंध जहाजों पर छापेमारी नहीं होगी। इसका ये मतलब होता था कि जर्मनी पहले चेक करेगा कि उनमें अमेरिकी नागरिक तो नहीं है और उसके बाद हमला करेगा। इधर जर्मनी की ये नीति के कारण जर्मनी को ही मार पड़ी, क्योंकि जब जर्मनी ये पुष्टि करने की कोशिश करता था कि जहाज में अमेरिकी नागरिक है या नहीं, उससे पहले तो ब्रिटिश सैनिक जर्मनी पर ही हमला कर देते थे और इसके कारण जर्मनी की कई सारी सबमरीन्स डुबा दी गई और जर्मनी को अपने कई सारे युद्ध जहाज तथा सबमरीन्स का नुकसान हुआ। इधर इन नीति के कारण जर्मनी को बहुत ही नुकसान भुगतना पड़ रहा था। ब्रिटेन के समुद्र में नाकाबंदी करने वाला जर्मनी का प्लान फ्लॉप होता नजर आ रहा था। समुद्री युद्ध जीतने के लिए जर्मनी की नेवी को खुली छूट देने की जरूरत थी, लेकिन अगर जर्मनी खुली छूट दे और जर्मन सबमरीन फिर से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दे तो उसमें अमेरिकी जहाजों को या अमेरिकी नागरिकों को भी मारे जाने की संभावना तो थी ही। और अगर इस बार भी अमेरिकी नागरिक मर गए तो अमेरिका शांत रहने वाला नहीं था। अमेरिका उसके बाद जर्मनी को सबक सिखाने के लिए अपना शक्तिशाली सैन्य यूरोप की धरती पर उतारे, वो बिल्कुल ही संभव था। तो जर्मनी के लिए ये एक धर्म संकट जैसा था और इस संकट के निवारण के लिए जर्मनी के सम्राट केजर ने उपाय ढूंढ लिया था। उपाय ये था कि अमेरिका को उसकी घरेलू लड़ाई में ही उलझाया जाए। इसके लिए जर्मनी ने मैक्सिको को उकसाया। दरअसल कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटाह, न्यू मैक्सिको और वार्मिंग राज्य के संपूर्ण प्रदेश असल में मैक्सिको के थे, जिनको 1848 में अमेरिका ने ले लिए थे। ये प्रदेश कुल लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था। इस 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के प्रदेश को मैक्सिको को वापस दिलवाने का संदेश जर्मनी ने कोड वर्क में मैक्सिको को भेजा। इसमें मैक्सिको को करना इतना ही था कि सिर्फ अमेरिका के सामने युद्ध डिक्लेयर कर देना था
और उसके बाद जर्मन सैन्य उसकी सहायता के लिए आ पहुंचने वाला था। जर्मन सरकार ने भेजा यह संदेश सांकेतिक भाषा में और गुप्त था, लेकिन इस संदेश को ब्रिटिश गुप्तचरों ने डिकोड कर दिया और अमेरिका के प्रमुख वुडो विल्सन को दे दिया। फिर क्या था, 6 अप्रैल 1917 के दिन अमेरिका भी पहले विश्व युद्ध में कूद पड़ा। उसके साथ ही क्यूबा, पनामा, सियाम यानी कि थाईलैंड, चीन, ग्रीस, ब्राजील, हैती जैसे देश भी युद्ध में कूद पड़े। इटाली और 5 देश उसके पहले युद्ध में कूद पड़े थे। यूं देखे तो ऑस्ट्रिया, हंगेरी और सर्बिया का स्थानिक विग्रह अब बहुत बड़े पैमाने पर विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो चुका था। ये युद्ध 4 वर्ष, 4 महीने और 11 दिन चला, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए, अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इस सब में हैरान करने वाली बात इतनी सी कि ऑस्ट्रिया हंगेरी के राजकुमार को मारी गई एक बुलेट जिसने इतनी बड़ी मात्रा में तबाही फैलाई। एक छोटी सी बुलेट से हुए इतने बड़े विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। आइए कुछ बदलाव को देखते हैं। उस बदलाव से हुई अनेक असरों में से एक असर ये कि रसिया में 370 साल पुरानी ज़ारशाही का अंत हो गया और वहां पे साम्यवाद शुरू हुआ। कुछ समय बाद ये साम्यवादी देश रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर शुरू होने वाला था और इस कोल्ड वॉर के चलते ये दोनों देश लगभग 30,000 परमाणु बम बना देने वाले थे। इस युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कई अन्याय भी हुए, जिसने दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया। ब्रिटेन का सूरज अब लगभग अंत होने वाला था और पश्चिम में अमेरिका नाम की एक नई शक्ति महासत्ता बनने वाली थी। दरअसल यूरोप में हुए इस युद्ध के कारण यूरोप के कई उद्योग निस्तनाबूद हो चुके थे। लगभग सारी कंपनियां और मिलें बंद हो चुकी थी। यूरोप में अब कुछ खुद पैदा करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए यूरोप की मांग को पूरा करने के लिए अमेरिका में नए उद्योग का स्थापत्य शुरू हुआ और अमेरिका देश को कुछ ही सालों में पैसे वाला बना दिया। इस विश्व युद्ध ने कई देशों की भूगोल भी बदल के रख दी। ऑस्ट्रिया और हंगेरी नाम के अलग अलग 2 देशों की स्थापना हुई। मॉन्टेनेग्रो का कोई अस्तित्व न रहा। युगोस्लाविया नाम के एक तद्दन ही नए देश का जन्म हुआ। इस्तोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड जैसे कई और देश जन्मे। इस विश्व युद्ध ने रोमानिया का भौगोलिक कद लगभग दुगना कर दिया। इस युद्ध के बाद देखिए जर्मनी के साथ क्या हुआ। युद्ध में जर्मनी का बहुत ही बुरी तरीके से पराजय हुआ, इसलिए केजर को अपने देश का लगभग बहुत बड़ा हिस्सा अपने आसपास वाले देशों को दे देना पड़ा। जर्मनी का लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर का विस्तार उसके आसपास के देशों ने बांट लिया। जर्मनी के रेलवे इंजन, टेक्नोलॉजी और सबमरीन्स ये सब फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध में हुए नुकसान के नाम पर छीन लिए। ऊपर से 50 अरब डॉलर की पेनल्टी लगाई। ये जर्मनी के लिए बड़ा ही असह्य था। जर्मनी की प्रजा के लिए ये बहुत ही असंतोषजनक स्थिति थी, लेकिन उनमें प्रतिकार करने की क्षमता नहीं थी। प्रतिकार करे तो भी किसके सामने करे? उनका देश और उनकी सरकार घुटनों पर थे। यहाँ एक घटना का वर्णन करना आवश्यक है। प्रथम विश्व युद्ध में हुई एक आकस्मिक घटना ने आने वाले सालों में स्थिति को पलट दिया। घटना यूं थी कि एक ब्रिटिश सैनिक हेनरी टैंडी फ्रांस की उत्तर सीमा में जर्मनी के सामने युद्ध लड़ रहा था। लुइस टाइप की राइफल के साथ वो और उनके साथी कई घंटों से जर्मनी के सामने युद्ध लड़ रहे थे और उन्होंने जर्मन सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इन सब के बीच अचानक या यूं कहिए कि अकस्मात से एक जर्मन सैनिक टैंडी की राइफल लाइन में आ खड़ा हो गया। वो जर्मन सैनिक घायल था और उसने टैंडी के सामने राइफल तान रखी थी। हेनरी टैंडी ने उसको शूट करने की सोच बदल दी और उसने अपनी राइफल नीचे झुका दी और वो जर्मन सैनिक एक आर्टिफिशियल स्माइल के साथ वहां से दूर चला गया। कई सालों बाद हेनरी टैंडी को बहुत पछतावा हुआ। सन 1977 में हेनरी टैंडी का अवसान हुआ और तब तक
वो पछता रहे थे क्योंकि टैंडी की राइफल का जो शिकार नहीं हुआ था वो जर्मन सैनिक था, एडोल्फ हिटलर। विधि का विधान देखिए दोस्तों, एक गोली छूटने से पहला विश्व युद्ध हुआ और दूसरी गोली न छूटने से दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इतिहास हमेशा ऐसे ही बनता है। तो ये थी पहले विश्व युद्ध की कहानी। हम बहुत जल्द ही दूसरे विश्व युद्ध की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर इस एपिसोड के ऊपर आपका कोई सुझाव हो या कोई टिप्पणी करना चाहते हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप आगे भी हमारे एपिसोड देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर।